रात के करीब 3 बजे का समय था। यूपी के लखीमपुर खीरी में ज्यादातर लोग गहरी नींद में सो रहे थे। तभी एक घर के बाहर अचानक से इतना तेज धमाका हुआ कि वहां तैनात पुलिसकर्मी घबरा गए। उन्होंने तुरंत घर के अंदर फोन किया और कहा कि बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है, आप अंदर ही रहिए। कुछ ही देर में 112 नंबर डायल किया गया। वहां पर पुलिस की टीम पहुंची। दरवाजा खुला और सामने थी निधि शुक्ला। यही निधि शुक्ला जो पिछले 23 साल से अपनी छोटी बहन मधुमिता शुक्ला के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। न्यूज 18 की खबर के मुताबिक 2 जुलाई 2026 को दर्ज कराई गई शिकायत में निधि शुक्ला ने आरोप लगाया है कि यह हमला उन्हें डराने, धमकाने और मधुमिता हत्याकांड में चल रही कानूनी लड़ाई से पीछे हटने के लिए कराया गया एक साजिशन हमला है। उन्होंने पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए, साथ ही निष्पक्ष जांच की मांग की है और सुरक्षा बढ़ाने की अपील की है। हालांकि इस मामले में ये निधि शुक्ला के आरोप हैं, जिनकी जांच होना बाकी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि 23 साल बाद भी ये मामला लोगों के जहन से निकल ही नहीं रहा। इस सवाल का जवाब हमें लेकर चलता है लखनऊ, यहाँ की पेपर मिल कॉलोनी, जहां एक ऐसा कत्ल हुआ था जिसने पूरे यूपी की राजनीति को हिला दिया था। 9 मई 2003 की दोपहर लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी में बने एक मकान के अंदर 24 साल की कवयित्री मधुमिता शुक्ला मृत पड़ी थी। उनके शरीर पर गोलियों के निशान थे। शुरुआत में ये एक सामान्य हत्या लग रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने पूरी जांच की दिशा बदल दी। मधुमिता करीब 7 महीने की गर्भवती थी। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि उनकी हत्या किसने की, बल्कि यह भी था कि उनके गर्भ में पल रहा बच्चा किसका था। इस सवाल का जवाब कुछ महीने बाद सीबीआई की जांच में मिला, जहां डीएनए ने सारे सबूत दे दिए और उसी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा भूचाल ला दिया जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। एक तरफ एक उभरती हुई युवा कवयित्री की कहानी जिसकी हत्या हो गई, दूसरी तरफ सत्ता के बेहद ताकतवर मंत्री का नाम, और फिर शुरू हुई एक ऐसी जांच जिसने यूपी की राजनीति, पुलिस व्यवस्था और न्यायिक प्रणाली तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि आखिर मधुमिता शुक्ला कौन थी। मधुमिता शुक्ला का जन्म उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में हुआ था। उनके परिवार में माता पिता, बड़े भाई विजय, बड़ी बहन निधि थी। उनके पिता वन विभाग में रेंजर थे। बीबीसी हिंदी और कई न्यायिक दस्तावेजों के अनुसार 8 जून 1996 को ब्रेन हैमरेज के कारण उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियां मधुमिता पर आ गई, लेकिन इससे कई साल पहले ही उन्होंने अपनी अलग पहचान बनानी शुरू कर दी थी। सिर्फ 12 साल की उम्र में कवि सम्मेलनों में वो कविता पढ़ने लगी थी। उनकी पहचान मुख्य रूप से वीर रस वाली कवयित्री के रूप में बनने लगी थी। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से लेकर देश के कई राज्यों तक उन्हें मंच मिलने लगे। मधुमिता की आवाज में आत्मविश्वास था, शब्दों में जोश था और मंच पर ऐसी पकड़ थी कि लोग उन्हें सुनने के लिए इंतजार करने लगे। सीबीआई की चार्जशीट में दर्ज घटनाओं के अनुसार एक कवि सम्मेलन में अमरमणि त्रिपाठी की मां सावित्री देवी मधुमिता की कविता से काफी प्रभावित हुई। उन्होंने मधुमिता को अपने घर पर आने का न्योता दे दिया। यही पहली बार मधुमिता की मुलाकात अमरमणि त्रिपाठी से हुई। उस समय तक अमरमणि उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा नाम बन चुके थे। 23 मार्च 1955 को गोरखपुर में जन्मे अमरमणि त्रिपाठी ने छात्र राजनीति से अपने करियर की शुरुआत की थी। शुरुआती दौर में वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े रहे, लेकिन आगे चलकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बसपा कई दलों के साथ उन्होंने राजनीति की। वे अलग अलग सरकारों में मंत्री भी रहे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा समय था जब सरकारें बदलती थीं, लेकिन अमरमणि त्रिपाठी की राजनीति की जो पकड़ थी वो बरकरार थी। यही वजह थी कि बहुत कम लोगों ने उस समय कल्पना की होगी कि शायद कुछ ही सालों बाद इसी प्रभावशाली मंत्री का नाम राज्य के सबसे कुख्यात हत्याकांड से जुड़ जाएगा। अमरमणि त्रिपाठी शादीशुदा थे। उनका परिवार था, बच्चे थे और राजनीति में उनका कद लगातार बढ़ रहा था। दूसरी ओर मधुमिता शुक्ला थी, एक उभरती हुई कवयित्री जिनकी पहचान हर गुजरते दिन के साथ बड़ी होती जा रही थी।
पहली मुलाकात के बाद दोनों के बीच संपर्क बढ़ा। शुरुआत में यह सामान्य परिचय था, लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता निजी होता चला गया। सीबीआई की चार्जशीट और बाद में अदालत में पेश किए गए जो डॉक्यूमेंट्स थे वो बताते हैं कि अमरमणि का मधुमिता के घर आना जाना नियमित तौर पर हो गया था। सीबीआई के मुताबिक उन्होंने लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी में मधुमिता के लिए एक रहने के लिए मकान भी खरीद लिया था, लेकिन इस रिश्ते की खबर लंबे समय तक छिपी नहीं रही। पूर्व आईपीएस अधिकारी राजेश पांडे ने बीबीसी हिंदी से बातचीत में घटना का जिक्र किया है, जिसका उल्लेख बाद में सीबीआई की चार्जशीट में भी मिलता है। साल 2001 के आसपास का समय था। किसी तरह अमरमणि की पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को इस रिश्ते की जानकारी मिल गई, भनक लग गई। उन्हें यह भी पता चल गया कि अमरमणि ने मधुमति के रहने के लिए एक मकान भी खरीदा है। घर में इस बात को लेकर बड़ा विवाद हुआ। अमरमणि ने इसे अपने खिलाफ कोई फैलाई गई अफवाह बताया, लेकिन मधुमणि को जो शक था अब वो धीरे धीरे यकीन में बदल रहा था। उन्हें भरोसा नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने मधुमिता को फोन करके काफी खरी खोटी सुनाई। इतना ही नहीं, उन्होंने एक परिचित व्यक्ति को अमरमणि का पीछा करने के लिए लगा दिया, ताकि ये पता चल सके कि वे कब और कहां मधुमिता से मिलने जाते हैं। कुछ समय बाद वो दिन भी आ गया। उस व्यक्ति ने सूचना दी कि अमरमणि इस समय मधुमिता के घर के अंदर है। मधुमणि बिना देर किए वहां पहुंच गई। जब मधुमणि अचानक घर पहुंची, दरवाजा खटखटाया तो अमरमणि घबरा गए। बताया जाता है कि वो कमरे के कोने में रखे एक गद्दे के नीचे छिप गए। दरवाजा खुलते ही मधुमणि अंदर घुसी। दोनों महिलाओं में बहुत तीखी बहस हुई। स्थिति बिगड़ती देख मधुमिता ने अपने परिचित नजीब खान को फोन किया। नजीब खान वहां पहुंचे और किसी तरह मामले को शांत कराया। मधुमणि वापस अपने घर चली गई और उस दिन ये टकराव बिना किसी बड़े हादसे के खत्म हो गया। लेकिन जांच एजेंसियों के मुताबिक ये घटना इस बात का संकेत थी कि अब ये रिश्ता केवल निजी नहीं रह गया था। इन घटनाओं के बावजूद दोनों का मिलना बंद नहीं हुआ। मधुमिता जानती थी कि अमरमणि शादीशुदा हैं, फिर भी उनकी डायरी और सीबीआई के रिकॉर्ड्स ये संकेत देते हैं कि इस रिश्ते को लेकर वो अपना भविष्य देख रही थी। इसी दौरान उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। साल 2002 में मधुमिता पहली बार प्रेग्नेंट हुई। लगभग 2.5 महीने बाद उन्होंने अपना अबॉर्शन कराया। बाद में वो दोबारा प्रेग्नेंट हुई, लेकिन दूसरी बार गर्भ नहीं ठहर सका। कृष्णा मेडिकल सेंटर की डॉक्टर चंद्रवती ने बाद में इन घटनाओं की पुष्टि की, लेकिन ये अंत नहीं था। कुछ समय बाद मधुमिता तीसरी बार गर्भवती हुई। यही गर्भ बाद में इस पूरे हत्याकांड की सबसे बड़ी कड़ी साबित होने वाला था। 14 अक्टूबर 2002 को उदयपुर में एक कवि सम्मेलन के दौरान मधुमिता पर कुछ गहने चोरी करने का आरोप लगा और उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने अमरमणि को फोन किया। बताया जाता है कि अमरमणि उदयपुर पहुंचे, उन्होंने पुलिस से बात की, मधुमिता की जमानत कराई। सीबीआई के अनुसार इस घटना का जिक्र बाद में मधुमिता की डायरी में भी मिलता है। इससे मधुमिता को यह भरोसा हो गया था कि अमरमणि हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहेंगे। साल 2003 की शुरुआत तक मधुमिता फिर गर्भवती हो गई। जांच के दौरान सामने आया कि इस बार गर्भ करीब 7 महीने का था। सीबीआई की जांच के अनुसार मधुमिता इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी। यहीं से तनाव और बढ़ गया। मधुमणि को यह जानकारी मिल चुकी थी कि मधुमिता के पेट में पल रहा बच्चा उनके पति अमरमणि का है। वो इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। जांच एजेंसियां आरोप लगाती हैं कि इस समय मधुमणि ने अपने रिश्तेदार रोहित चतुर्वेदी को बुलाया। सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार रोहित से कहा गया कि मधुमिता को सबक सिखाना है। रोहित ने इतनी बड़ी कार्रवाई अमरमणि को बिना बताए करने से इनकार कर दिया और पूरी बात उन्हें बता दी। जांच एजेंसियों का कहना है कि अमरमणि ने भी इस योजना पर सहमति जताई। इसके बाद रोहित ने कथित तौर पर संतोष राय से संपर्क किया। संतोष ने अपने साथी प्रकाश चंद्र पांडे को साथ लिया। एक देसी तमंचे का जुगाड़ किया गया। रोहित ने दोनों को एक पर्ची दी जिस पर मधुमिता का नाम और उनका पता, साथ में टेलीफोन नंबर लिखा था। प्लान तैयार था, अब सिर्फ सही मौके का इंतजार था और वो मौका आया 8 मई 2003 को। लेकिन हत्या उस दिन नहीं हुई।
असली कहानी शुरू होती है 9 मई से, उसके अगले दिन से। 9 मई 2003 की दोपहर का समय था, दिन था शुक्रवार। लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे चर्चित हत्याकांड यहां घटने वाला है। 8 मई की रात रोहित चतुर्वेदी ने कथित तौर पर संतोष राय और प्रकाश चंद्र पांडे को आखिरी निर्देश दिए। उन्हें मधुमिता का पता, घर की पहचान और वहां पहुंचने का तरीका सब बताया गया। प्लान साफ था, ऐसा समय चुना जाए जब मधुमिता घर में अकेली हो, भीड़ भाड़ ना हो और काम कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाए। 9 मई की दोपहर को मधुमिता अपने घर पर मौजूद थी। उनके साथ उनका घरेलू सहायक देशराज भी मौजूद था। बाद में देशराज इस पूरे केस का सबसे महत्वपूर्ण गवाह बना। हालांकि उसकी बताई कहानी हर बार एक जैसी नहीं रही। सीबीआई की जांच और अदालत के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि देशराज ने शुरुआत में पुलिस को एक बयान दिया, लेकिन बाद में अपना बयान बदल लिया। जांच एजेंसियों का कहना था कि उस पर दबाव डाला गया, जबकि बचाव पक्ष ने उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। अदालत ने बाद में उसके बयान को दूसरे सबूतों के साथ मिलाकर परखा। सीबीआई की जांच के अनुसार 2 लोग मधुमिता के घर पहुंचे। उन्होंने खुद को परिचित बताया। देशराज ने जैसे ही दरवाजा खोला, दोनों बिना किसी झिझक के घर के अंदर दाखिल हो गए। उनकी चाल में कोई घबराहट नहीं थी और ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पहले से पता हो कि घर के किस हिस्से में उनको जाना है। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे घर की खामोशी हमेशा के लिए खत्म कर दी। सीबीआई के मुताबिक हमलावर सीधे उस कमरे की ओर बढ़े जहां मधुमिता मौजूद थी। मधुमिता और हमलावरों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, बहस हुई। इस पर अलग अलग बयान मिलते हैं, लेकिन एक बात लगभग सभी जांच दस्तावेजों में एक जैसी थी कि कुछ ही सेकंड्स बाद गोलियां चलने लगी। एक नहीं, कई गोलियां। मधुमिता जमीन पर गिरी पड़ी थी। हमलावर वहां से तुरंत निकल गए। ये सब कुछ मिनटों के अंदर हुआ। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। मामला एक हाई प्रोफाइल हत्या का जरूर था, लेकिन पोस्टमार्टम से पहले किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह केस कितना बड़ा होने वाला है। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों ने पाया कि मधुमिता लगभग 7 महीने की गर्भवती थी। इसी खुलासे ने पूरे जांच की दिशा को बदल दिया। सीबीआई और बाद की अदालत की कार्रवाई के अनुसार जांच अधिकारियों ने गर्भस्थ शिशु का डीएनए सुरक्षित रखने का फैसला किया। 2003 में ये उस समय के हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण कदम था। पूर्व आईपीएस अधिकारी राजेश पांडे के मुताबिक अगर उस समय भ्रूण का डीएनए सुरक्षित नहीं किया जाता तो पूरे मामले को साबित करना बेहद मुश्किल था। मौके की तलाशी के दौरान पुलिस और बाद में सीबीआई को मधुमिता की निजी डायरी मिली, कुछ डॉक्यूमेंट्स और मोबाइल फोन मिले। सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार डायरी में कई ऐसे पन्ने थे जिन पर अमरमणि त्रिपाठी का जिक्र था। कुछ जगहों पर मुलाकात का जिक्र था, कुछ जगहों पर रिश्ते को लेकर इमोशनल बातें लिखी गई थी और कुछ नोट्स ऐसे थे जिनसे जांच एजेंसियों को ये विश्वास हो गया कि दोनों के बीच सिर्फ जान पहचान नहीं थी, बल्कि ये रिश्ता काफ़ी प्राइवेट और काफ़ी गहरे किस्म का था। डायरी और पोस्टमार्टम के खुलासे के बाद ये मामला केवल हत्या का नहीं रह गया था, अब ये राजनीतिक विस्फोट बन चुका था। क्योंकि लखनऊ की राजनीति में चर्चाएं शुरू हो गई थी कि मधुमिता के गर्भ में पल रहा बच्चा आखिर किसका था। इसी बीच कुछ लोगों ने अलग अलग नाम भी उछालने शुरू किए, लेकिन सीबीआई के द्वारा कराई गई जांच ने यह पक्का कर दिया कि अमरमणि त्रिपाठी ही मधुमिता के बच्चे का पिता है। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद मामला पूरी तरह से बदल चुका था। स्थानीय पुलिस की जांच पर सवाल उठने लगे। मधुमिता की बहन निधि शुक्ला लगातार आरोप लगा रही थी कि प्रभावशाली लोगों के कारण जांच सही दिशा में नहीं बढ़ रही। जनता का दबाव बढ़ता गया, मीडिया लगातार सवाल पूछ रहा था, जिसके कारण तब की यूपी सरकार ने यह मामला सीबीआई को सौंप दिया। मामला सीबीआई के पास पहुंचते ही जांच का दायरा पूरी तरह से बदल चुका था। अब एजेंसी सिर्फ ये पता नहीं कर रही थी कि गोली किसने चलाई, बल्कि ये भी जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर हत्या की साजिश किसने रची, क्यों रची और उसके पीछे कौन कौन लोग शामिल थे। सीबीआई ने घटनास्थल से मिले सबूत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मधुमिता की डायरी, मोबाइल फोन,
कॉल रिकॉर्ड्स, गवाहों के बयान और सबसे ज़रूरी गर्भस्थ शिशु के डीएनए को जांच के लिए आधार बनाया। जांच के दौरान घरेलू सहायक देशराज सबसे अहम गवाह बना। हालांकि जैसा कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले और सीबीआई रिकॉर्ड्स में दर्ज है, देशराज ने अलग अलग समय पर अपने बयान अलग अलग दिए हैं। बचाव पक्ष ने इसी आधार पर उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, लेकिन अदालत ने कहा कि किसी गवाह के बयान में विरोधाभास होने का मतलब ये नहीं है कि मामला पूरी तरह से झूठा हो जाता है। अगर उसके बयान की पुष्टि दूसरे सबूत जैसे कि डीएनए रिकॉर्ड्स, कॉल रिकॉर्ड्स, इन सब से होती है तो ये पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। डीएनए रिपोर्ट और बाकी सबूतों के बाद जांच का दायरा सीधे तत्कालीन मंत्री अमरमणि त्रिपाठी तक पहुंच गया। मामले ने इतना बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया कि उन पर दबाव बढ़ने लगा। इंडिया टुडे और बीबीसी सहित कई रिपोर्ट्स के अनुसार आखिरकार अमरमणि त्रिपाठी को मंत्री पद छोड़ना पड़ा और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी, रिश्तेदार रोहित चतुर्वेदी और कई दूसरे आरोपियों की भूमिका सामने आई। सीबीआई का आरोप था कि हत्या एक पूर्व नियोजित साजिश का नतीजा थी। इस केस में एक और असाधारण फैसला लिया गया। मधुमिता के परिवार ने आशंका जताई कि उत्तर प्रदेश में अमरमणि के राजनीतिक प्रभाव के कारण निष्पक्ष जांच मुमकिन नहीं है। इन आशंकाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे को लखनऊ से देहरादून ट्रांसफर करने का आदेश दिया। अदालत में अभियोजन पक्ष ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डीएनए परीक्षण, कॉल रिकॉर्ड्स, मधुमिता की डायरी, मेडिकल रिकॉर्ड्स और गवाहों के बयान के आधार पर यह साबित करने की कोशिश की कि हत्या किसी अचानक हुए विवाद का नतीजा नहीं थी, बल्कि ये पहले से रची गई साजिश थी। वहीं बचाव पक्ष ने कई गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए और कहा कि अभियोजन का मामला कई सारे परिस्थितिजन्य सबूतों पर आधारित है। लंबी सुनवाई, गवाहों की जिरह, वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर 2007 में देहरादून की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी, रोहित चतुर्वेदी और संतोष राय को हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बाद में उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने इसी फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन वहां भी यही फैसला कायम रहा। भारत की जेल व्यवस्था में शायद ही ऐसा कोई मामला आपको देखने को मिलेगा जहां उम्र कैद की सजा काट रहे दो कैदी जेल से ज्यादा अस्पताल में रहे हों। लेकिन पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि कई सालों तक इसी वजह से विवादों में रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि दोनों अस्पताल में भर्ती थे, बल्कि यह भी था कि आखिर उन्हें ऐसी कौन सी बीमारी थी जिसकी वजह से उनका अस्पताल में रहना लगभग परमानेंट व्यवस्था बन गई थी। 25 अगस्त 2023 तक की स्थिति देखें तो अमरमणि गोरखपुर के बाबा राघवदास यानी बीआरडी अस्पताल में भर्ती थे। पिछले लगभग 10 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो इस दौरान दोनों केवल 16 महीने गोरखपुर जेल में रहे हैं, जबकि बाकी का सारा समय वो बीआरडी अस्पताल के एक प्राइवेट वार्ड में बिता रहे थे। 2021 से अगस्त 2023 तक का समय देखा जाए तो पूरे 2 सालों में दोनों एक भी रात के लिए जेल में नहीं गए। लगातार अस्पताल ही उनका ठिकाना बना रहा। अगर रिहाई का आदेश भी आता तो वो जेल से नहीं, अस्पताल से लागू होता। उम्र कैद के किसी कैदी के साथ ऐसा उदाहरण बेहद असामान्य लगता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये सब मुमकिन कैसे हुआ। इस कहानी का केंद्र है गोरखपुर का सरकारी बीआरडी मेडिकल कॉलेज। अस्पताल की दूसरी मंजिल पर एक प्राइवेट वार्ड है जहां कुल 32 कमरे हैं। इन्हीं कमरों में से कभी कमरा नंबर 16 अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि के नाम से चर्चित हो गया। साल 2013 में दोनों बारी बारी से इलाज के नाम पर इसी अस्पताल में भर्ती हुए। फिर ये भर्ती अस्थायी नहीं बल्कि लगभग परमानेंट होती चली गई। सबसे बड़ा रहस्य उनकी बीमारी को लेकर था। इतने लंबे समय तक अस्पताल में रहने के बावजूद सार्वजनिक रूप से कभी ये साफ ही नहीं किया गया कि आखिर दोनों को कौन सी बीमारी है, वो किस बीमारी का इलाज करा रहे हैं। बीमारी की जानकारी लगातार गोपनीय रखी गई। अस्पताल के बाहर सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात रहती है, लेकिन आरोप है कि वहां अमरमणि के समर्थकों का लगातार आना जाना बना रहता। इस पूरे मामले पर सवाल उठाने वालों का दावा था
कि वहां जाकर खुलकर रिपोर्टिंग करना भी आसान नहीं था। अब सवाल यह है कि अगर किसी उम्र कैद के कैदी की तबीयत इतनी खराब हो जाए कि जेल अस्पताल या जिला अस्पताल उसका इलाज ना कर सके, तो कानून क्या कहता है? ऐसे मामले के लिए एक तय प्रक्रिया होती है। नियमों के मुताबिक एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाता है जिसमें कई एक्सपर्ट डॉक्टर शामिल होते हैं। ये बोर्ड कैदी की पूरी मेडिकल हिस्ट्री, जांच रिपोर्ट्स और बीमारी की गंभीरता का परीक्षण करता है। इसके बाद यही तय करता है कि इलाज किस अस्पताल में होना चाहिए, कितने समय तक होना चाहिए और क्या वास्तव में किसी बड़े संस्थान जैसे कि एम्स रेफर करने की जरूरत है। अदालत भी आमतौर पर मेडिकल बोर्ड की इस एक्सपर्ट राय को महत्व देती है। लेकिन अमरमणि और मधुमणि के मामले में सबसे बड़ा विवाद यहीं से शुरू होता है। आरोप यह है कि करीब 10 साल तक दोनों के इलाज को लेकर कभी भी किसी स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड का गठन किया ही नहीं गया। इलाज से जुड़े लगभग सभी फैसले बीआरडी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टरों और प्रशासन ने अपने स्तर पर लिए। यही नहीं, जब अदालत ने उनकी बीमारी और इलाज का पूरा ब्यौरा मांगा, तब भी अस्पताल संतोषजनक जानकारी देने से बचता रहा, दी ही नहीं। साल 2015 में मधुमिता शुक्ला की बहन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने बीआरडी अस्पताल से पूछा कि आखिर दोनों किस बीमारी का इलाज करा रहे हैं और उनकी मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है, लेकिन कोई साफ जवाब नहीं मिला। जब बार बार जानकारी नहीं दी गई, नहीं उपलब्ध कराई गई, तो अदालत ने कड़ा रुख अपनाया। अस्पताल प्रशासन के 3 जिम्मेदार अधिकारियों और इलाज से जुड़े डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया गया और नए अधिकारी वहां नियुक्त किए गए। लेकिन इसके बावजूद बीमारी और इलाज से जुड़ी पूरी जानकारी अदालत को नहीं दी गई, कोई भी जानकारी नहीं दी गई। अलग अलग मामलों में भी जब मेडिकल रिकॉर्ड्स मांगे गए, तब भी स्थिति लगभग वैसी ही रही। यही वजह है कि आज भी सबसे बड़ा सवाल वही है। अगर कोई कैदी 10 सालों में 8.5 साल अस्पताल में बिताए, तो आखिर उसको कौन सी बीमारी थी, इलाज क्या चल रहा था, और अगर बीमारी इतनी गंभीर थी कि वो जेल में नहीं रह सकता था, तो फिर इतने सालों में वो ठीक क्यों नहीं हुआ? अगर वास्तव में बीमारी लाइलाज थी, तो सवाल अस्पताल की क्षमता पर उठता है, और अगर बीमारी का इलाज मुमकिन था, तो वो किसी बेहतर संस्थान में रेफर क्यों नहीं किया गया? दोनों ही परिस्थितियां जवाबदेही तय करती हैं। इन सभी सवालों का जवाब मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दे सकती थी, लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट कभी पब्लिक ही नहीं गई, क्योंकि मेडिकल बोर्ड का गठन कभी हुआ ही नहीं। इसी बीच साल 2017 में बीआरडी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी कमी के चलते कुछ बच्चों की मौत हो गई थी। उस समय ये मुद्दा पूरे देश की खबरों में था। देश भर के मीडिया संस्थानों की टीमें लगातार अस्पताल में रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंच रही थी। संयोग से उसी समय अमरमणि और मधुमणि भी जेल के बजाय अस्पताल के उसी प्राइवेट वार्ड में रह रहे थे। आरोप है कि जैसे ही मीडिया की भारी मौजूदगी बढ़ी, कैमरे वहां पर आए और कैमरों के अस्पताल परिसर तक पहुंचने की संभावना बनी, दोनों ने जल्दबाजी में अस्पताल छोड़ दिया और वापस जेल चले गए। लेकिन जब मामला धीरे धीरे शांत हुआ और मीडिया का ध्यान वहां से हट गया, तब दोनों फिर उसी वार्ड नंबर 16 में लौट आए। इस घटनाक्रम ने भी कई नए सवाल खड़े किए। अगर उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि अस्पताल छोड़ना मुमकिन नहीं था, तो मीडिया की मौजूदगी के दौरान अचानक जेल क्यों लौटा गया? इसी दौरान एक घटना ने पूरे विवाद को और गहरा कर दिया। साल 2019 में अमरमणि की बेटी की सगाई दिल्ली में तय हुई। अमरमणि ने अदालत से पैरोल की मांग की ताकि वो समारोह में शामिल हो पाए, लेकिन अदालत ने उनके इस अपील को खारिज कर दिया। इसके बाद सगाई से ठीक एक दिन पहले यानी 16 फरवरी 2019 को बीआरडी अस्पताल के डॉक्टरों ने अचानक से उनकी तबीयत को गंभीर बताते हुए उन्हें दिल्ली के एम्स में रेफर कर दिया। अगले ही दिन दिल्ली में उनकी बेटी की सगाई थी। संयोग ये भी था कि अदालत जिस शहर में जाने की परमिशन नहीं दे रही थी, उसी शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए उन्हें भेज दिया गया। इस घटनाक्रम पर कई गंभीर सवाल उठते हैं। बाकी आप समझदार हैं, इन घटनाओं के डॉट्स को आप जोड़ करके असली कहानी का पता लगा सकते हैं। इसके साथ ही सवाल ये भी उठता है कि इससे पहले कभी उन्हें इस तरह दिल्ली रेफर क्यों नहीं किया गया था। इसलिए ये मामला केवल डॉक्टरी
जांच का नहीं बल्कि प्रभाव, रसूख, व्यवस्था के गलत इस्तेमाल के आरोपों से जुड़ा हुआ है। लेकिन मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने इस फैसले का विरोध किया। उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि यह रिहाई न्याय के साथ समझौता है। फिलहाल इस रिहाई को लेकर कानूनी बहस आज भी जारी है। आज से ही साल बाद कहानी फिर वहीं आकर खड़ी हो जाती है। जुलाई 2026 को लखीमपुर खीरी में मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने आरोप लगाया है कि देर रात उनके घर के बाहर बम जैसी एक विस्फोटक घटना हुई है। उन्होंने शिकायत में कहा है कि उन्हें डराने और 2003 के हत्याकांड से जुड़ी कानूनी लड़ाई में उन्हें पीछे हटने के लिए जो दबाव बनाया गया है और इसलिए ये घटना की गई है। उन्होंने पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनके परिवार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं, अपनी सुरक्षा बढ़ाने और निष्पक्ष जांच की मांग की है। हालांकि ये साफ करना जरूरी है कि ये बस अभी आरोप है, जिसकी जांच संबंधित एजेंसियों के द्वारा की जा रही है। कड़क फाइल्स के आज के इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के और भी मुद्दे हम आप तक लाते रहेंगे, इसलिए हमारे सेगमेंट के साथ जुड़े रहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं ये भी हमें लिख करके भेजिए। मेरा नाम है आयुष, कैमरे के पीछे है नकुल। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।